अच्छा जी, तो आज मैंने बोर्ड की अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज की हुई है, तो जरा इसे देख लेना कि अगर ये बेहतर लगे, क्योंकि मुझे कल परसों ऐसा एहसास हुआ एक स्क्रीनशॉट अपनी बोर्ड का देखकर कि आप लोगों को कुछ समझ और नजर नहीं आता, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत छोटा लिखता हूँ तो वो कैमरा में और ज्यादा अजीब सा हो जाता है। ठीक है, मुझे बताना। खैर, आज हम स्टडी करेंगे आइजोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले तो देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है भाई। आइसोमॉर्फिज्म होता है, आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब सर, ऐसा क्यों और किस लिए? भाई देखो, दुनिया में करोड़ों किस्म के कंपाउंड्स हैं, सही है, और अच्छे खासे एलिमेंट्स भी हैं। तो इन करोड़ों किस्म के कंपाउंड्स और इन अच्छे खासे एलिमेंट्स के लिए जो क्रिस्टल्स की तादाद है वो बड़ी महदूद है। मतलब अगर जैसे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ये बताई थी कि अ सब्सटेंस दैट हैव अ ज्योमेट्रिकल शेप, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा हो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। अब ज्योमेट्रिकल शेप की तादाद तो बहुत सारी होती है, मतलब लाइक चार तो बेसिक हैं, वो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्राइंगल, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा भी कितनी होती हैं, कोन है तो ओवल है, फिर वो पेंटागन, हेप्टागन, तो ये वाला गॉन तो वो वाला गॉन। मतलब शेप्स की तादाद बहुत सारी है अगर हम ज्योमेट्रिक शेप्स की बात करें। लेकिन अब तक जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कवर हुए हैं, तमाम के तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखने के बाद ये पता चला है कि अगर मिसाल के तौर पे दुनिया में 1 करोड़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो ये 1 करोड़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक करोड़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम 7 या 8 है। ठीक है, मैक्सिमम 7 या 8 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 6-7 का हमारे कोर्स में भी जिक्र है। कुछ एक आध हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वो अब शामिल हो चुके हैं, मतलब कोर्स में शामिल नहीं हुए लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने में शामिल हो चुके हैं, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है। तो यानी कि टोटल 7-8 शेप्स हैं और 1 करोड़ सब्सटेंसेज हैं। अब मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि मिसाल के तौर पर आपके पास 8 शेप्स या 9 शेप्स हैं, और आपको इन 8 या 9 शेप्स को इन 1 करोड़ चीजों को देना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इन 1 करोड़ चीजों को अलग अलग शेप दे पाओ, क्योंकि आपके पास शेप के ऑप्शन सिर्फ 9 या 10 हैं, और जिनको वो शेप्स देनी है उनकी तादाद 1 करोड़ है। तो देयर मस्ट बी रिपीटेशन। यहां पर क्या आ जाएगी? रिपीटेशन आ जाएगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। यानी हो सकता है शुरू के 10 आपने उठाए, उनको आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया, 10 के 10 दे दिए, फिर आपने अगले 10 उठाए, उनको फिर वही 10 दे दिए। तो अब दो एक जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। when two compounds have same crystal structure, they are called as isomorphs, and the phenomena is known as the isomorphism. phenomena समझ में आया बेटा? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, सर बोर्ड ब्लर हो गया। बोर्ड ब्लर हो गया? हाँ, ब्लर तो हो गया यार ये। यस सर। यस सर।
अच्छा, आइसोमॉर्फ्स के बारे में एक बात अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, जो कि सरासर गलत लगता है। मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कभी भी सेम नहीं होती। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टिल इनकी अलग ही होती, ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं होती। अब अगर इसकी कुछ एग्जांपल दूं मैं आपको, तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें आइसोमॉर्फिज्म की, तो NaF और MgO तरीके से हमारे पास K2SO4 और K2Se4, ये हैं दो एग्जांपल्स। ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल की शेप क्यूबिक होती है, ठीक है, और ये जो क्रिस्टल है इसकी शेप ऑर्थोरोम्बिक होती है। सही है। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म की इस बात के साथ ही, इस बात के बाद ही एक चीज है, वो ये कि ये पॉइंट याद रखना है, आइसोमॉर्फ्स हैव सेम एटॉमिक रेशियो। इनका एटॉमिक रेशियो सेम होता है। अब व्हाट डज दिस एटॉमिक रेशियो मीन्स? इसका मतलब ये है कि जैसे NaF और MgO की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, जरा ये मुझे बताना, NaF में टोटल एटम्स कितने हैं? कितने एटम्स हैं NaF में? बेटा आवाज आ रही है? सर दो। हाँ, दो। सर दो। दो हैं, MgO में भी दो हैं। अच्छा, एक एटम यस Na सर। का है और एक एटम फ्लोरीन का है, तो एटॉमिक फ्लोरीन रेशियो का क्या हो गया? 1:1। इधर देखो एटॉमिक रेशियो क्या हो गया? 1:1। 1। यानी जो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, ये उन्हीं में पॉसिबल है जिनका एटॉमिक रेशियो भी सेम हो। अब जैसे इसकी मिसाल लो, K2SO4 एंड K2Se4। इधर देखो पोटेशियम के दो एटम्स हैं, रेशियो सल्फर का एक एटम है, रेशियो ऑक्सीजन के 4 एटम है। इधर देखो पोटेशियम के दो एटम्स हैं, रेशियो सेलेनियम का एक एटम है, रेशियो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है, 2:1:4। अब देखो दोनों के रेशियो सेम है, तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं। अगर दो सब्सटेंसेस के रेशियो सेम ना हो तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कभी सेम नहीं होंगे। नहीं होंगे। ओके, क्लियर है मेरी बात? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में? नो सर। यस सर। ओके, आगे चलूं? अगर स्क्रीनशॉट ले लो सर तो। ये हाँ, बोलो बोलो। सर ये ऑर्थोहोमिक क्रिस्टल ये किस और तरह की शेप के होते हैं? ऑर्थोरोम्बिक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। यस सर। ये ऑर्थोरोम्बिक है अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक। बेटा। इनकी शेप्स तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर अब सही बताऊं तो मैं सिर्फ क्यूब के अलावा कोई ड्रॉ नहीं कर सकता। 3 डायमेंशनल अगर इनकी पिक्चर्स देखो तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। और जेन्युइनली अगर आप इंटरनेट वगैरह पे इनको सर्च करो और इनकी शेप्स को देखो तो जेन्युइनली वो शेप होती नहीं है जो नजर, मतलब जो इंटरनेट पर या आपको नोट्स वगैरह में मिलेगी। एग्जैक्टली ये उस शेप का नहीं होता, हाँ उसके करीब ओके। कॉम्प्लेक्स शेप होती है काफी, ठीक है। और कोई ओके सवाल सर। बेटा? नो सर। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो बूट रब करूं, अगले टॉपिक पे चलूं। इसलिए सर ले लीजिए सर। Yeah. ओके,
अच्छा 9 क्लास की सर केमिस्ट्री में सर आपके बोलो क्या हुआ? आपकी आवाज थोड़ी धीमी सी आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी हल्की सी आ रही है। हल्की सी आ रही है, हैंड फ्री यूज कर रही हो? यस सर। अच्छा, सबके पास ये इशू आ रहा है क्या? यस सर, थोड़ी हल्की। नहीं आई गेस मेरे पास ही है। अच्छा सर की बात है। अच्छा चलो अब कोशिश करते हैं थोड़ा जोर से बोलें, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 9 क्लास की केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, चैप्टर 12 और चैप्टर 14 में, एलोट्रोपी का। याद है किसी को वो टॉपिक? अगर तो मुझे जरा बताओ क्या होती है। नहीं याद किसी को भी? बेटा याद नहीं है किसी को भी? सर हमें तो नहीं आता। नहीं याद, ओके कोई बात नहीं बेटा। नहीं याद है या नहीं पता है तो बोलो कि नहीं याद या नहीं पता है। कोई मसला थोड़ी है कि अगर कोई नहीं, कोई बात नहीं पता या कोई बात नहीं याद है, बताने के लिए तो बैठे हैं। असल में तुम लोग के पास से जवाबात अच्छे मिलते हैं, सवालात अच्छे आते हैं, इसलिए बोलते हैं। क्या बुलवा रही हो? कौन बोल रहा है? खैर, अच्छा देखो पॉलीमॉर्फिज्म, आइजोम, पहले मैं एलोट्रोपी समझाता हूँ जो मैंने सवाल किया था। एलोट्रोपी क्या है? सब्सटेंस that can exist in different physical forms। एक ही एलिमेंट या एक ही सब्सटेंस जब मुख्तलिफ फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए तो उसे एलोट्रोपी कहते हैं। या यानी कि उर्दू में क्या लफ्ज कहेंगे इसके लिए? एक कल्प्रिट टाइप का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो भेस बदलने की सलाहियत रखता हो, यानी कि एक ही चीज की मुख्तलिफ शक्लें हों, इस चीज को कहते हैं एलोट्रोपी। ठीक है? A substance that can exist in more than one physical form is called as polymorphism। ठीक है? Oh, sorry, allotropy। A substance that can exist in more than one physical form is called allotropy। अब polymorphism क्या है? सर कोई एग्जांपल दीजिएगा। एलोट्रोपी की? सर जैसे कार्बन। हाँ, यस एलोट्रोपी सर। की सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है। कार्बन जो कोयला है और कार्बन जो काजल आप आंखों में लगाती हैं, दोनों में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। जबकि सर दोनों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन है, बिल्कुल दोनों में फर्क है। यस सर डायमंड वही। कार्बन है, लेकिन डायमंड। फिजिकल फॉर्म्स अलग है। तो ये सारी एग्जांपल एलोट्रोपी की हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? A substance that can exist in more than one crystal structure। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पाया जाए उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ सर ये तो वही बात हो गई ना। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा था कि अब यहाँ कंफ्यूजन ये आएगी कि सर अभी आपने कहा एलोट्रोपी, जो आपने एलोट्रोपी में समझाया सेम वही बात पॉलीमॉर्फिज्म में भी है, ये तो अलग अलग क्यों है? तो देखो एलोट्रोपी के अंदर एमॉर्फस सॉलिड्स भी तो आते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कार्बन के एलोट्रोप्स बताएं तो आप डायमंड, ग्रेफाइट बोलेंगे जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, लेकिन आप कोल भी बोल सकते हैं, आप कोक भी बोल सकते हैं, आप लैम्प ब्लैक भी बोल सकते हैं। ये सब एलोट्रोप, यस सर ठीक। लेकिन ये जो कोल, कोक और लैम्प ब्लैक है ये तो एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन थोड़ी है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स इसमें शामिल नहीं होंगे। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं। इसकी अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि कार्बन ही है। अब कार्बन के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, वन इज ग्रेफाइट एंड अदर इज डायमंड। ठीक है? सेकेंडली सल्फर है। अब सल्फर की भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर
एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। they both are called as polymorphs of each other। लेकिन तुम्हें एक चीज बताता हूं, सल्फर के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। जैसे कि एक बताया आपको रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है प्लास्टिक। ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं सल्फर के। लेकिन देखो, जब मैं पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ या पॉलीमॉर्फ्स बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलोट्रोप्स की बात कर रहा हूँ, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। मैंने प्लास्टिक नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा प्लास्टिक? बिकॉज रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये दोनों क्रिस्टलाइन होते हैं, यस सर। बट प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो एलोट्रोपी के अंदर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सब आ जाते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आते हैं, एमॉर्फस सब्सटेंसेस नहीं आते। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। अच्छा, अब मुझे ना आप लोगों से एक काम करो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। ठीक है, ले अच्छा लिया। गुड। अब मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। पहली बात तो ये कि अब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो हमने टेस्टिंग सिस्टम पे तो बात करनी है। खैर, टेस्टिंग सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैंने पहले भी तुम लोगों को क्लास के स्टार्ट में भी बताया था, शुरुआत के लेक्चर्स में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उसके लिए ना मैं गूगल क्लासरूम क्रिएट करूंगा। ठीक है, क्या क्रिएट कर रहा हूँ? एक गूगल क्लासरूम क्रिएट कर रहा हूँ। और गूगल क्लासरूम आप लोग कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं एक सेशन रख के आप लोगों को समझाऊंगा भी कि गूगल क्लासरूम आप लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप गूगल क्लासरूम को यूज करने के लिए आप सबके पास आप लोगों की जीमेल आईडीज होनी चाहिए। जीमेल आईडीज मेरे ख्याल से सबके पास ही होंगी, क्योंकि सभी माशाल्लाह से एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, तो यस सर। जीमेल आईडी सबकी बनी हुई है होगी। सर। और अगर किसी की जीमेल आईडी नहीं बनी हुई, तो अपने घर के किसी बड़े से कहकर बनवा लीजिए। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको आपकी जीमेल आईडी बनाकर दे दूंगा, ऑल्टरनेटिव्स बता दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल लीस्ट केस में करना, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। अगर हो सके तो खुद चीजों को मैनेज करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप लोग मुझे जीमेल आईडीज दोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को उन जीमेल आईडीज के ऊपर क्लासरूम क्रिएट करके आप लोगों को उसका इनविटेशन भेजूंगा। ठीक है, उसका इनविटेशन आपको कहाँ मिलेगा? उसका इनविटेशन आपको मिलेगा आप लोगों की जीमेल का जो इनबॉक्स होगा ना, मेल का इनबॉक्स। क्योंकि आप लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के अलावा तो कुछ खोलते नहीं है कि आपको पता हो कि मोबाइल में कुछ और भी होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मोबाइल के अंदर बेटा जीमेल का ऑप्शन भी होता है, यानी कि ईमेल का ऑप्शन होता है। तो आप लोग जब उस पर खोलोगे, इनबॉक्स पे जाओगे ना, तो आप लोगों को वहां पर मेरा एक इन्विटेशन आया हुआ मिलेगा कि सर ने इन्विटेशन भेजा है। आपने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है और ज्वाइन क्लास कर देनी है, आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। उसके बाद आपने 2 एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, एक क्लासरूम की एप्लीकेशन इटसेल्फ और एक कैम स्कैनर नाम की एक एप्लीकेशन होगी। वो कैम स्कैनर बेसिकली ताकि आप मुझे असाइनमेंट्स वगैरह जब सबमिट करें, तो आप लोगों का असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना जो है ना, वो जरा आसानी हो जाएगी उससे मुझे। ठीक है ना, मैं भी जो असाइनमेंट वगैरह पोस्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, वो मैं फेसबुक के ग्रुप पे नहीं डालूंगा या मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे नहीं डालूंगा, वो मैं वहीं डालूंगा। अच्छा सर, तो फिर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप क्यों बनाया अपना? बेटा वो मैंने बना लिया क्योंकि मैं बनाता था और हर मर्तबा मैं शेयरिंग व्हाट्सएप के ग्रुप पर ही करता था, लेकिन इस बार मुझे चूंकि आप लोगों को गूगल क्लासरूम यूज करवाना है, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। और मैं अपने लेक्चर्स फेसबुक के ग्रुप पे तो अपलोड कर ही रहा हूँ शाहजी के, तो आप लोग वो वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड करूंगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब व्हाट्सएप पे मैं किसी को कोई लिंक शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से किसी का फेसबुक का मसला था, मरियम किसका था? हमारा ही। हाँ, तो तुम गूगल क्लासरूम यूज कर सकती है, तुम वो भी यूज नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
सर हमें इतनी एप्लीकेशन चलाना ही नहीं आती, फर्स्ट टाइम का लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, तो हम आपको सिखाएंगे ना बेटा, टेंशन की क्या बात है। सही है। तो तो बेटा शुरू में जब आप बता रहे थे तो हमारा इतना वो नहीं था, आवाज सही नहीं आ रही थी, इसलिए हमें समझ नहीं आया। क्या क्या बता रहा था जो समझ नहीं आया? आपने बताया था ना टेस्ट कैसे लेंगे, वो पूरा ही हमारी क्लास वो रह गई। अच्छा अच्छा, चलो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा। और गूगल क्लासरूम का मसला नहीं है, गूगल क्लासरूम तुम लैपटॉप से भी यूज कर सकते हो बेटा। और सर आज तो वो हमारे पास वही नहीं आया, आपका लिंक ही नहीं आया क्लास का। क्यों नहीं आया? व्हाट्सएप के ग्रुप पे अपलोड तो किया मैंने। सर अभी हमने पुराने वाले लिंक से ही किया है, और सारे ऑफलाइन आ रहे थे, हमने मिसको भी मैसेज किया, मेरी ऑफलाइन आ रही। पता नहीं, लेकिन मैंने ग्रुप पे मैसेज किया है वो शाजी के। पता नहीं सर, अभी तक आया ही नहीं। चलो खैर, तुम्हारे शायद नेट का कोई इशू हो सकता है, खैर देख लेना बाद में उसको। तो खैर मैं तुम्हें समझा दूंगा क्लासरूम किस तरीके से यूज करना है। और क्लासरूम जो है तुम अपने लैपटॉप से बड़ी आसानी से यूज कर सकती हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बड़ी आसानी से यूज हो जाएगा, और उसके लिए मोबाइल की भी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ मरियम, तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है क्या? नहीं सर, घर में भी किसी के पास नहीं है? घर में है, बड़ी बहन के पास, वो देती नहीं है। बड़ी बहन के पास है, वो देती नहीं है। चलो ठीक है, तो तुम्हारी बड़ी बहन से तो बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। मैं तुम्हें ये अलग से समझाता हूँ मरियम, ठीक है? अच्छा अभी मैं जनरल जो समझा रहा हूँ बाकी सुन लें। तो आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडीज मुझे भेजनी है, ठीक है? जीमेल आईडीज के रेफरेंस से आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, जो इनविटेशन आ जाएगा आप लोग के ईमेल अकाउंट पर इनबॉक्स में। आप लोग उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। अब तमाम असाइनमेंट्स जो हैं और तमाम जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे अपलोड होते जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा गूगल क्लासरूम में यूज कर रहा हूँ वो टेस्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? टेस्ट मैं गूगल क्लासरूम के जरिए लूंगा, चाहे वो एमसीक्यूज हो या थ्योरी। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन होगी कैम स्कैनर, मैं वो भी सिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से आप लोग यूज करोगे, ठीक है? तो अब ये जो है ना, आप लोग ये जरा काम कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैं आपको वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज करना है सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। तब तक आप लोग जरा अपनी बस जीमेल आईडीज के ऊपर काम कर लें, अपनी जीमेल आईडीज बना लें। ये काम कर लेना आप लोग को, फिर जो अच्छा इनविटेशन सर, आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। जी बेटा बोलें। सर हम लोग जीमेल अपनी आईडीज जो हैं वो से या फिर आपको पर्सनल पे कर दें? जैसे सही लगे, मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेज देना या पर्सनल पे भेज देना, उसका कोई इशू नहीं है। बस भेज देना, लेकिन जब मांगू तब देना, वरना मैं भूल जाऊंगा। अभी मैंने क्लास क्रिएट नहीं की है, पहले मैं क्लास क्रिएट करूंगा, फिर तुम लोगों का एक तुम लोगों से जीमेल्स मांगूंगा। फिर जीमेल, जिस वक्त जीमेल से मैं इनविटेशन भेजूंगा ना, मैं उस वक्त तुम लोग का सेशन कंडक्ट करूंगा, जिसमें समझाऊंगा कि यूज किस तरीके से करना है। सर जी पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे? नहीं बेटा, पेपर पूरा हम ऑब्जेक्टिव अलग लेंगे और वो अलग लेंगे, थ्योरी वाला का सेटिंग बना रहे हैं ना, इससे ऐसा तो कुछ। वो हर मतलब नोट्स लेने पड़ेंगे उससे पहले? जी बेटा, नोट्स तो लेने पड़ेंगे, इसलिए तो चीख चीख के कह रहा हूँ कि शाजी के नोट्स ले लो जाके। महंगे क्या देते बता हैं। देंगे कि कहाँ तक याद करना है? ये तो जब टेस्ट दूंगा तो बताऊंगा ना बेटा। बस हाँ जो बस जो मतलब पढ़ा तब बता देंगे। बस जो पढ़ाता जा रहा हूँ उसे याद करते जाओ, क्योंकि टेस्ट तो हर चीज का लेना है। सर नोट से याद करें ना, हाँ, या जो आप काम करा रहे हैं? मैं तो बेटा बस सिर्फ लेक्चर देता हूँ, ये याद करोगी तो आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैं आधी बातें लिखता हूँ, आधे लफ्ज तो खा हाँ जाता हूँ। जी, बस मैं समझ गई। मतलब नोट से क्या जहाँ तक आपने पढ़ाया वहाँ तक याद कर हाँ, दीजिए। बस इन टॉपिक्स को देखते जाना और नोट से करते जाना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। सही भाई, तो गूगल क्लासरूम का लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल क्लासरूम के जरिए आप लोगों को बाकी चीजें आगे की इंशाल्लाह हम कराएंगे। और हो सकता है शुरू शुरू में ना बड़ा हेक्टिक लगे कि यार ये ऑनलाइन तो अजियत बन गया है, साला फेसबुक भी देखो, यूट्यूब भी देखो, तो ये भी देखो तो वो भी देखो, शुरू शुरू में लगेगा मुश्किल। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ये जो 2 साल या 1 साल का वक्त होगा ना, जो तुम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ने में लगाया है, ये आगे तुम लोगों को मेरी गारंटी है यूनिवर्सिटी में बड़ा काम आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन मीन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो तुम लोग उससे पहले ये गूगल क्लासरूम वगैरह पहले ही सीख के बैठे हुए होगे ना, तो यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। सही है भाई, तो जरा इस चीज को देख लेना, ठीक है? ओके। ओके।